सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट जीएस 23 बैच। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब वीडियो ठीक होंगे। एज ऑलवेज बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ इसका पिछला सारा वीडियो आप लोगों ने अटेंड कर लिया है और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को तैयार हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के बारे में। तो आज हम लोग जितने भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सारा मैं यहाँ नोट कर लिया हूँ। हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में दो चीज़ हम देखेंगे, पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम किन किन के बारे में देखेंगे, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि स्क्वायर, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इसी त्रिभुज में एक स्पेशल केस देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो कि हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद से समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। उसके बाद समलंब है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। इतना टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 7, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये दो टॉपिक, इन दोनों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों से सबसे बोला था कि जो भी मैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ वीडियो के बीच में ही, जैसे कि एक टॉपिक मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं यहाँ कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट डाउन करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ उसको सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग अपने नाम के साथ भेज दीजिए। वैसे ही कुछ बच्चे भेजे हुए हैं, बाकी अगर आप लोग नहीं भेजे हैं तो मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग को अच्छी तरीके से वो समझ में आ चुका है। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उस क्वेश्चन में पहला है, नीरज यादव भेजा है, कोचिंग का लड़का है, अपने वहाँ कोचिंग का ही स्टूडेंट है। वो क्वेश्चन भेजा हुआ है, क्वेश्चन भेजा नहीं है, जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस जो क्वेश्चन यहाँ मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और चेक करने के लिए भेजा था, जिसमें कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ है, उसी गड़बड़ी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। कुछ खास गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप लोग को ये जानकारी के लिए मैं एक बार बता दूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माइन्यूट डिटेल से ही, माइन्यूट मिस्टेक से ही हम लोग का ऑप्शन गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर अच्छा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, अच्छा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चारों विकल्प को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, चारों विकल्प को इस तरीके से सेट किया जाता है, चारों ऑप्शंस को, कि लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। एक डेसिमल आप इधर उधर करेंगे, हमारा ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। वही छोटा सा मिस्टेक हुआ है, हम लोग देखते हैं। मिस्टेक ये है, ये दो क्वेश्चन है जिसमें से मैं एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें क्वेश्चन है, एक है 10 kg 10 kg और एक है 50 ग्राम। इन दोनों के बीच निकालना था अनुपात। अनुपात वाला लेक्चर मैं ये उम्मीद करके चलूँगा, अनुपात वाला लेक्चर सब लोग अटेंड कर लिए हैं और ये कैसे लगेगा ये प्रोसेस आपको सबको मालूम है ऑलरेडी। दूसरा क्वेश्चन ये है, 10 लीटर और 1000 ml, इसमें निकालना है अनुपात। अब अनुपात में हम लोग देखे थे, सबसे पहले मैं ये बताया था कि जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो अनुपात हमेशा किन के बीच निकलता है? दो पद के बीच। वो दोनों पद क्या होने चाहिए? सजातीय होने चाहिए। सजातीय होने का मतलब कि यहाँ पे हमारा केजी है, यहाँ पे हमारा ग्राम है। सजातीय होने का मतलब अगर किलोग्राम है तो दोनों जगह किलोग्राम होना चाहिए, अगर ग्राम है तो दोनों जगह ग्राम होना चाहिए, यानी कि एक जगह किलोग्राम और एक जगह ग्राम ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि या तो हम दोनों को ग्राम में कर दें या दोनों को किलोग्राम में कर दें। करने का तरीका मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी बात किलोग्राम और ग्राम में होगा तो हमेशा ग्राम में बदल देंगे, यानी कि दोनों को ग्राम में कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, हम इसको भी ग्राम में बदल देंगे। ग्राम में बदलने का जुगाड़ क्या है? 1000 से गुणा कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा सारा याद होगा पिछले लेक्चर्स का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में। तो भैया क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम को ग्राम में बदलने का तरीका क्या है? 10 में 1000 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 10 में 1000 से गुणा करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? 10,000। अब ये किस में हो गया? ग्राम में। यानी कि अब हमारा जो वैल्यू मिला 10,000 ग्राम। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है इससे, यानी कि अब अनुपात हमारा 10 किलोग्राम का नहीं निकालना है, अब हमें निकालना है 10,000 ग्राम का 50 ग्राम से। यानी कि अब इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे नोट डाउन कर सकता हूँ? 10,000 ग्राम का अनुपात निकालना है किसके साथ? 50 ग्राम के साथ। आई बात समझ में? चलिए, अब वो गड़बड़ी हुआ कहाँ किया है नीरज? यहाँ तक तो उसका क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम मजेदार है, बिना किसी टेंशन का। लेकिन गड़बड़ी वो यहाँ हुआ है कि हमें अनुपात निकालना है 10,000 का 50 से। वो क्या किया है? 50/10,000 कर दिया है। देखिए ध्यान से, आप भी अगर एक तरीके से देखें तो कुछ गड़बड़ी खास नहीं है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ ये है कि 10,000 ग्राम का हमें अनुपात चाहिए 10,000 का 50 से, न कि 50 का 10,000 से। यानी कि जिसका अनुपात चाहिए, जो पहले है वो ऊपर लिखेंगे, जो बाद में है वो नीचे ले लिखेंगे हमेशा। आई बात समझ में? तो हमारा ये होगा गड़बड़। होगा कैसे? पहले 10,000 है तो हम पहले लिखेंगे 10,000 वाले को। क्लियर? उसके बाद से नीचे हो जाएगा हमारा 50,
50 से 10,000 चला जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 5 से जाएगा 200 बार में। अगर ऊपर 200 नीचे 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 200 संबंधे 1। क्लियर। और अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 संबंधे 200। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आप में कुछ ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में हो सकता है कि ये भी ऑप्शन दे दे और ये भी ऑप्शन दे दे, और अगर ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में विकल्प में अगर मौजूद है और अगर आपने ये प्रोसेस लगाया है, ऑप्शन आप गलत टिक करके चले आएंगे। इसलिए मैं शुरू में ही बोला हूं कि ऑप्शनल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में माइन्यूट मिस्टेक को ध्यान दिया जाता है, बड़ा मिस्टेक कोई नहीं करता है, क्योंकि प्रोसेस सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे बच्चे समझ के गए हुए होते हैं। थोड़ा सा ही मिस्टेक होता है और विकल्प हमें मारना चाहिए ए, हम मार के चले जाते हैं बी, या मारना चाहिए बी, मार के चले जाते हैं डी। तो यही छोटा छोटा माइन्यूट मिस्टेक हमें नहीं करना है। ध्यान देना है जब भी हमें अनुपात निकालना हो तो पहला अनुपात हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब, और दूसरा वाला पद हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। ये हमारा लीटर में है, ये हमारा मिलीलीटर में है। हम क्या करेंगे, दोनों को एमएल में बदल देंगे, और एमएल में बदलने के बाद एमएल में बदला भी वो सही है, बदलने में कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ में वो वही किया है, इसको ऊपर लिख दिया है, इसको नीचे लिख दिया है, लेकिन ये काम नहीं करना है। हमेशा 10 लीटर को जब हम लोग एमएल में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 एमएल हो जाएगा। इस 10,000 एमएल का 1,000 एमएल के साथ हम अनुपात निकालेंगे, तो 10,000 बटे 1,000। अब 10,000 बटे 1,000 होगा तो 1,000 से 10,000 गया 10 बार में, तो आंसर इसका आएगा 10 संबंधे 1, और उसका आया था 1 संबंधे 10, वही गड़बड़ था। क्लियर है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप लोगों को, किसी लोग को। बाकी जो चाहे इसको नोट कर ले, बाकी नीरज तुम इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना बाबू, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन था। हाँ, एक है शिवम चौरसिया का, 4 क्वेश्चंस में दिया था समानुपात वाले में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था, वो चारों क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है। बाबू आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिना किसी टेंशन का, यहाँ थोड़ा भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, आपका बिल्कुल चारों का चारों क्वेश्चन सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है विकास यादव का, जो 75% का कुछ क्वेश्चन था, इसको हम लोग को बदलना था दशमलव भिन्न में। तो आप लोग को याद होगा किस तरीके से हम लोग 1% को दशमलव भिन्न में बदल रहे थे। तो क्वेश्चन है 75% को बदलना था दशमलव भिन्न में, ठीक। और अगर आप लोग को इसका प्रोसेस मालूम हो तो आपको याद होगा कि मैं बताया था कि जब भी प्रतिशत वाले मान को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो ये डायरेक्ट इसमें नहीं जा पाता है, इसके लिए बीच में एक एजेंट लेना पड़ता है। वो एजेंट कौन आता है बीच में, ये एजेंट होता है साधारण भिन्न। क्लियर। अब साधारण भिन्न कहने का मतलब कि प्रतिशत सबसे पहले जाएगा साधारण भिन्न के पास, ये साधारण भिन्न इसको लेकर पहुंचेगा दशमलव भिन्न पास। होता है ना ऐसे, जैसे मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, 2 दोस्त हैं, पता चला कि छोटे से किसी बात के लिए आपस में हो गया थोड़ा सा मामला गड़बड़, थोड़ा सा मामला गर्म है। अब जब ऐसा होगा, जैसे दोनों दोस्त हैं आपस में, इन दोनों में किसी मामले से, किसी भी कॉपी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या बाहर किसी खेल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, झगड़ा हो गया। जब ऐसा होता है तो हमेशा ऐसा होता है सबके साथ कि अगर ऐसा हुआ तो ये इससे बोलना छोड़ देगा, ये इससे बोलना छोड़ देगा, लेकिन काम तो किसी का किसी के बिना नहीं चलने वाला है। ऐसा हमारे साथ भी सबके साथ होता है ऐसा। तो बोलना तो छोड़ दिए, लेकिन काम ना इसका इसके बिना चल रहा है, ना इसका इसके बिना चल रहा है। अब पता चला कोई बात है जो इसे इसके पास पहुंचाना है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक ही काम है कि ये पकड़ेगा किसी तीसरे को, बाबू जरा आओ, और ये कागज ले जाके जरा भैया को दे आओ। सिंपल हम यही करते हैं। यानी कि जब इसका डायरेक्ट इससे कनेक्शन टूट जाएगा, यानी कि अगर इसका न्यूज डायरेक्ट इसके पास नहीं पहुंच पाएगा तो ये किसी तीसरे को पकड़ेगा। अभी तीसरा क्या करेगा, इसका न्यूज लेके पहुंचेगा इसके पास। यही काम यहां से होगा। डायरेक्ट प्रतिशत वाला मान दशमलव भिन्न में नहीं जा पाएगा, और अगर प्रतिशत वाला मान दशमलव भिन्न में नहीं जा पा रहा है तो ये पहुंचेगा पहले साधारण भिन्न के पास, साधारण भिन्न लेके जाएगा इसको दशमलव भिन्न के पास। क्लियर है। अब कैसे जाएगा, यह है 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है, बटा 100, मालूम है सबको। तो 75% को हम 75/100 लिख सकते हैं एकदम धूमधाम से। अब देखिए यहां तक उसने क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही किया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो 75% को 75/100 लिख दिया है। लिखने के बाद वो क्या किया, इसको काटना शुरू किया है, और काटने के बाद फिर दशमलव में बदला है, जाके आगे मामला फंस गया है। तो हम वो काम क्यों करें जिसमें आगे जाके गड़बड़ होने का चांस है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट क्या लेंगे, हमारा ऑप्शन क्या था, जब भी हम साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न बदल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कोई जुगाड़ करके नीचे हर में या तो 10 आ जाए या 10 का कोई घात आ जाए, यानी कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000, यानी एक के बाद लाइन से 0 मिल जाए। ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या जरूरत है काट के फिर गुणा भाग करके दशमलव नीचे 10 या 10 का घात लाने के लिए, जब ये पहले से बैठा हुआ है ऐसा।
तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि आगे जाके गलत होने का चांस बढ़ जाए। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिला 75/100 मिला, डायरेक्ट इसको बदल लीजिए दशमलव में। बदलने का तरीका क्या है, एक के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक दशमलव सरका दीजिए। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भाग होता है तो दशमलव बाएं आता है, तो 75 को 75 ज्यों का त्यों लिख दे, एक के बाद 2 जीरो है, पीछे से 2 अंक गिनिए, 1 2 2 ही अंक है तो 2 अंक टपा के यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के पहले कोई इसका पड़ोसी नहीं है तो पड़ोसी इसका दोस्त हम किसे बैठा देंगे, जीरो को। यानी कि जब भी दशमलव में पड़ोसी बैठाना हो वो पड़ोसी हमेशा जीरो बनता है, ऐसा नहीं है कि 5 को बैठा देंगे पड़ोसी। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.75। क्लियर है। आई थिंक अब इसके बाद तो किसी का कोई डाउट नहीं बचा है। मैं एक बार और देख लेता हूं और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ है। चलिए ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर जिसको ये नोट डाउन करना हो बाबू नोट डाउन कर लीजिए, और जिसका मैं नाम लेके क्वेश्चन बताया हूं वो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अपना क्षेत्रमिति वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आएंगे अपने मेन मुद्दे पर। क्लियर, चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला क्या, यही हम लोग का मेन मुद्दा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग को 2 चीज डिस्कस करना है, एक है परिमाप और एक है क्षेत्रफल। तो मैं पहले इसी बात से अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं कि आखिर ये क्षेत्रफल या फिर परिमाप होता क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया एक बात बताइए, परिमाप का मतलब आप समझते क्या है। परिमाप इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और एक कॉन्सेप्ट है हम लोग का क्षेत्रफल। इसको मैं यहां नोट डाउन कर लेता हूं, क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्लियर। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे तो हम बाद में पहले तो ये तो जान लें कि ये होता क्या है। तो परिमाप का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक फिगर है, अभी मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को आयत, त्रिभुज, समांतर, मैं यही मान के चल रहा हूं आप इसको कुछ नहीं जानते हैं। मैं एकदम जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मजेदार से इस सेशन को देखिए, इस वीडियो को देखिए, अंत तक सारा का सारा टॉपिक, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, इसका नाम भी आप नहीं सुने हैं। एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब भी बात आए परिमाप का, तो हमारे पास कोई एक फिगर है। फिगर का मतलब एक 4 भुजा वाला कोई डब्बा हो सकता है, एक 3 भुजा वाला कोई डब्बा हो सकता है, एक वृत्त यानी कि ये गोला हो सकता है, कुछ भी हो। जब भी बात आएगा परिमाप का, हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर का लंबाई ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मान के चलिए, मान लीजिए आप अपने खेत में खड़े हैं। क्लियर। आप अपने खेत में, ये आपका खेत है, कोई जरूरी नहीं है खेत ऐसा हो, खेत आपका ऐसा भी हो सकता है, खेत तो कोई भी हो सकता, कैसे भी हो सकता है, किसी भी आकार का। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके बाउंड्री का। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि अपने खेत का परिमाप बताइए, आप क्या करेंगे, एक कोने से लंबाई नापना शुरू करिए और चारों तरफ का लंबाई नाप लीजिए। मीटर में नापना हो मीटर में नाप लीजिए, फीट में नापना हो फीट में नाप लीजिए, गज में नापना हो यानी कदम में नापना हो कि कितना कदम है, कदम में नाप लीजिए। बस यूनिट कुछ भी होना चाहिए, हमें मतलब है परिमाप से कि इसके बॉर्डर का लंबाई। तो परिमाप क्या होता है समझ में आ गया। परिमाप का मतलब चाहे फिगर कोई भी हो, इसके बॉर्डर का चारों तरफ का लंबाई। चतुर्भुज में भी यही करेंगे, त्रिभुज में भी यही करेंगे, वृत्त में भी यही। जैसे वृत्त है, जैसे एक चूड़ी है, चूड़ी का परिमाप क्या होगा, उसके गोल पूरा एक फीता लीजिए और पूरा गोलाई नाप लीजिए, कितने सेंटीमीटर का है, ये उसका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप का बेसिक मतलब तो समझ में आ गया कि जैसे ये हम लोग का बोर्ड है, बोर्ड में हम क्या करेंगे, पूरा कोने से यहाँ पूरा नीचे ये और ये पूरा लंबाई हम नाप लेंगे। अगर मान लीजिए पूरा लंबाई नापने के बाद अगर हमें ये 5 मीटर मिला तो हम बोल देंगे कि इसका जो परिमाप है वो कितना है, 5 मीटर है। क्लियर। अगला हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मैं यहीं पे एक चतुर्भुज ही बनाता हूँ, एक हम लोग का चतुर्भुज है 4 भुजा वाला। परिमाप का मतलब क्या होता था कि इसके बाउंड्री का लंबाई, यानी कि अगर इसका हम बॉर्डर बनाएं, अगर इसको रस्सी से हम घेरें तो कितने मीटर रस्सी का जरूरत पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल का मतलब होता है ये कितना एरिया कवर कर रहा है। यानी कि परिमाप का मतलब सिर्फ बॉर्डर से है और एरिया का मतलब इसके अंदर ये कितना एरिया कवर किया हुआ है। आगे बात समझ में। यानी कि परिमाप का मतलब बॉर्डर का लंबाई और क्षेत्रफल यानी कि ये कितना एरिया, कितना क्षेत्र ये कवर कर रहा है। जैसे अगर नॉर्मल बात भाषा में बताऊं तो अगर आपका ये खेत है तो खेत का मेढ़ कितना लंबा है, ये उसका पेरीमीटर कहलाएगा। और आपका खेत कितना कट्ठा है, कितना एकड़ है, कितना बीघा है, ये उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आ गई बात समझ में, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर। अब हम लोग देखते हैं आयत से, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसका क्षेत्रफल या फिर उसका परिमाप क्या होगा। तो आप सबसे पहला हेडिंग बना लीजिए अपने कॉपी में, आयत, और आयत का परिभाषा लिखिए सबसे पहले। लेकिन एक मिनट, आयत का हेडिंग करने से पहले हम लोग समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, ये सब का सब एक तरीके का क्या है, चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये चतुर्भुज क्या होता है। क्लियर।
तो चतुर्भुज से ही अपने बात को शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये हुआ हम लोग का चतुर्भुज। अब चतुर्भुज होता क्या है, नाम से पता चल रहा है। नाम में इसके दो शब्द, पहला चतुर्भुज, चार भुजा, तो नाम से क्लियर हो गया। यानी कि एक ऐसा आकृति, एक ऐसा डब्बा या एक ऐसा फिगर जिसमें चार भुजा हो, यानी कि चार उसका किनारा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। परिभाषा अगर किसी को नोट डाउन करना हो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद समतल आकृति, अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन करिए। एक ऐसी समतल बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। या फिर और छोटा बनाना हो, चार भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। इंग्लिश में अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक, अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में? अगर आपको डेफिनेशन नोट डाउन करना हो तो वीडियो को और एक बार पीछे करके फिर दोबारा सुन के आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। हमारा अब यहाँ मेन करके समझना है कि ये होता कैसा है। तो होता कैसा है आप सबको मालूम है, चतुर्भुज है, चार भुजा। चार भुजा कैसा भी हो सकता है, ये रहा, या हो सकता है कि ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा हो। सब में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, चतुर्भुज कहलाएंगे। अब इन्हीं में स्पेशल स्पेशल नाम पड़ जाता है। अगर कुछ स्पेशल गुण रहा उसको हम बोल देंगे आयत, कुछ अलग विशेष ढांचा है उसे हम बोल देंगे वर्ग। यानी कि देखने में अगर आपको एक चीज अगर समझना हो कि जितने 4 व्हीलर चलते हैं, जितने भी अगर कार को अगर एक लिस्ट में देख लीजिए तो कार तो सबको बोल देंगे, लेकिन उस कार में जिसमें विशेष गुण होगा उसमें किसी को मर्सिडीज बोलेंगे, किसी को BMW बोलेंगे, किसी को मारुति सुजुकी बोलेंगे, कोई उसमें नैनो होगा, कुछ अल्टो होगा। यानी कि है तो सब कार तो सब है, वैसे ही ये सब के सब हैं चतुर्भुज ही। लेकिन इसी में जब स्पेशल गुण पड़ जाएगा उसी में कोई आयत बन जाएगा, कोई वर्ग बन जाएगा, कोई समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जैसे है तो सब कार, लेकिन उसी में कोई हमारा रोल्स रॉयस बन जाता है, कोई हम लोग का लैम्बोर्गिनी बन जाता है, कोई हम लोग का अगर BMW मर्सिडीज, यानी कि है सब कार ही, लेकिन स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल उसमें गुण पड़ने के कारण हम उसका नाम अलग अलग रख देते हैं। तो यही हम लोग को भी यहाँ करना है कि चतुर्भुज यहाँ है तो सब चतुर्भुज, लेकिन अब इसमें हम लोग स्पेशल नाम देखना शुरू करेंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का आयत क्या है। तो आयत से अपने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आयत हम लोग का क्या है। तो ये फिगर मैं यही रहने देता हूँ, क्यों रहने दे रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। आयत ये हम लोग का पहला टॉपिक है। अब यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लियर। चलिए अब जब भी हमारा बात आएगा आयत का, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि आयत क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। तो मैं इसके बारे में पहले यहां लिख दूं, एक ऐसा चतुर्भुज, यानी कि इसका मैं गुण यहां लिख रहा हूं। परिभाषा अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हों उसे आयत कहते हैं। क्लियर, एक बार और सुन लीजिए। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों उसे आयत कहते हैं। इंग्लिश में अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। क्लियर है, ये रहा इसका डेफिनेशन। अब हम लोग इसके गुण पे ज्यादा बात करेंगे। गुण का मतलब आयत में क्या क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ एक फिगर आयत है। तो ये हम लोग का आयत, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूं कि थोड़ा सा और आपको स्पष्ट हो। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये फिगर, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर है और ये इसके, यानी कि आयत हमारा तब होगा जब पहला गुण कि विपरीत भुजा बराबर हो। तो मैं गुण यहां लिखता हूं। सबसे पहले ये क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। क्लियर, तो सबसे पहला गुण तो यही हो गया कि आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। दूसरा गुण हमारा क्या होगा कि अगर ये चतुर्भुज होने के साथ साथ इसमें सम्मुख भुजा बराबर भी होने चाहिए, तो सम्मुख भुजा बराबर, ये मैं यहां लिख देता हूं। ये हमारे साथ साथ आप नोट डाउन करते चलिए, सम्मुख भुजा बराबर। अगर साथ नोट कर लेते हैं बहुत बेहतर है, अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो पहले ध्यान से सुनिए। सुनना ज़्यादा जरूरी है, समझना, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ जाएगा तो हम लोग बाद में भी लिखने वाला काम कर लेंगे। तो आयत में सबसे पहला गुण कि ये एक चतुर्भुज है। दूसरा गुण कि ये एक, इसके सम्मुख भुजा बराबर होंगे। अच्छा, अगर कोई एक चतुर्भुज जिसके केवल सम्मुख भुजा बराबर है तो क्या इससे हम बोल देंगे आयत है? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई कार है उसमें 4 पहिया दिख जाए तो इतने से तो हम नहीं बोल देंगे ना
कि ये BMW है या फिर ये मर्सिडीज है, उसमें और तो कुछ गुण होने चाहिए, इसमें और हम गुण डालते हैं। तो अगला गुण हम क्या डालेंगे कि इसके चारों कोण, एक मिनट, हाँ, चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। समकोण का मतलब मालूम है सबको, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। नाम अगर आप चाहें तो कुछ इसका नाम लिख भी सकते हैं, जैसे हम नाम क्या ले लेते हैं, A B C और D। क्लियर। तो ये हुआ हम लोग का आयत, यानी कि पहला इसमें गुण क्या है कि ये एक चतुर्भुज है, दूसरा कि इसके सम्मुख भुजा बराबर होंगे, तीसरा कि इसके चारों कोण बराबर भी होंगे, साथ में कितने कितने होंगे, 90 अंश होंगे। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि चारों कोण समकोण तो होंगे, साथ में बराबर भी हैं, ये भी हम लोग को दिख रहा है। एक ये गुण हो गया। अगर हम इसके आगे और भी गुण बनाना चाहें तो अगला गुण क्या हो सकता है कि एक आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। आपको यहाँ कंटेंट में दिख रहा होगा, यहाँ समांतर चतुर्भुज है, तो तत्काल इसको आप पेंडिंग में रखिए। एक आयत तत्काल इतना समझिए कि अगर वो आयत है तो वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है तो आयत भी होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई फिगर आयत है तो वो समांतर चतुर्भुज भी होगा। आई बात समझ में। तो अगर वो आयत है तो समांतर चतुर्भुज भी होगा, इसको रट्टा बस दिमाग में रखिए। अभी जब हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग का हो गया आयत समांतर चतुर्भुज है। इसके एक और गुण देखते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा, विकर्ण क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। विकर्ण का मतलब जैसे हमारा ये एक आयत है, ये रहा हम लोग का एक आयत। विकर्ण का मतलब कि किसी एक कोने को पकड़िए और बगल वाला कोना छोड़कर, यानी कि इसको और इसको छोड़कर, तीसरा ये बचा, इसको मिला दीजिए। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कोना को नहीं मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए और इसको इधर मिला दीजिए, ये दो हिस्सा बनेंगे। यही दोनों हिस्सा अगर ये आयत है तो दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। साथ में एक और बात कि अगर वो आयत है तो इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं या समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने का मतलब कि अगर ये आयत है तो ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। इसका मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा और ये टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये रहा आयत के गुण। आई थिंक इतने गुण से काम चल जाएगा, इसके बाद तो कोई गुण चाहिए नहीं। आयत एक चतुर्भुज है, सम्मुख भुजा बराबर है, चारों कोण समकोण है, 90 अंश बराबर भी हैं। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। क्लियर है। अभी मेन बात पर आएंगे कि इस आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस आयत का भैया परिमाप क्या होगा और फिर इसी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये रहा परिमाप और यहाँ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसी से अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये एक आयत है, इसको मैं हटा के अब मैं एक नॉर्मल नया फिगर बनाता हूं। मान लीजिए कि हमारा ये एक आयत है, आयत दिख रहा है दिख रहा है, मैनेज करिए। नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, P Q R और S। क्लियर। अगर ये आयत है तो कुछ ये भी लंबाई होगा, कुछ ये भी लंबाई होगा, कुछ ये भी लंबाई होगा और कुछ ये भी लंबाई होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई को यल मान लेते हैं और चौड़ाई को बी मान लेते हैं। क्यों यल और बी मानते हैं? यल मतलब लेंथ होता है इंग्लिश में, उसका मतलब लंबाई होता है, इसलिए यल मान लेंगे। बी से ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, इसलिए उसके पहले अक्षर से इसको बी मान लेते हैं। तो इसका अगर हम फॉर्मूला या फिर ये भी मान लीजिए, लंबाई को लंबाई कर लीजिए, छोड़िए ध्यान से इसको देखिए, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग चौड़ाई ही मान लेंगे। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर हमें बात कर रहा हो परिमाप का, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, 2 × L + B। ये इंग्लिश फॉर्मूला है। क्लियर। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, L × B। अब देखिए ध्यान से, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का आयत है, अब मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब हम लोग कोई एक मान लेके एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत है और अगर ये आयत है तो इसका कुछ लंबाई चौड़ाई दिया होगा।
तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका लंबाई दिया है 15 मीटर, इसका चौड़ाई दिया है 5 मीटर। ठीक, अब ये 15 मीटर लंबाई हो गया, 5 मीटर चौड़ाई हो गया। अगर ऐसा है और आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका परिमाप और क्षेत्रफल बता दीजिए, तो परिमाप में हम क्या करेंगे, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कर देते हैं परिमाप बराबर, बस फॉर्मूला याद रखना है, सारा का सारा काम अपने आप चल जाएगा। सूत्र क्या होगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का। अब हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मतलब 15 प्लस चौड़ाई का मतलब 5, तो क्या आंसर आएगा 2, और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम गुणा मान के चलेंगे, 15 और 5 20, क्या होगा 20 दूना 40। ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर। और एक बात और मैं आपको वहां पे बताना भूल गया था जब मैं परिमाप और क्षेत्रफल बता रहा था। एक केस है परिमाप का और एक केस है क्षेत्रफल का, यही समझ लीजिए, परिमाप और क्षेत्रफल। याद रखिएगा जब भी हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हो तो परिमाप में अगर हमारा खेत या हमारी जो भी हम लोग का बॉर्डर है, जो भी हमारा डब्बा है या जो भी हम लोग का बोर्ड है, अगर उसका परिमाप पता करना है तो परिमाप का लंबाई और चौड़ाई जिस इकाई में दिया हो सकता है वो मीटर में हो सकता है, या हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो सकता है वो फीट में हो। यानी कि अगर लंबाई मीटर में है, आंसर भी हमेशा मीटर में आएगा। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है, आंसर भी हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। अगर लंबाई फीट में है तो उसका परिमाप भी हमेशा फीट में आएगा। लेकिन टेंशन आता है क्षेत्रफल में। अगर हमारा क्षेत्रफल, अगर हमारे उस आयत का लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, उस केस में क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी इकाई होगा उस पर हम क्या लगा देंगे, धीरे से स्क्वायर लगा देंगे। अगर वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, अगर वो फीट है तो फीट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इकाई जो भी हो, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा हम स्क्वायर रख देंगे, अगर हमें परिमाप निकालना होगा बस वही इकाई रख के छोड़ देंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ परिमाप हम निकाले हैं तो 40 के साथ क्या आएगा, मीटर। क्लियर, ये रहा आयत का परिमाप। अब यही हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो यही निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बताइए फटाफट, अभी लिखे थे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रहा फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल से लंबाई बी से चौड़ाई। अब देखिए ध्यान से, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 5, और 15 पचे 75, ये रहा। अब क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल में लंबाई किस में है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर हमारा किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आई थिंक रेक्टेंगल में यानी कि आयत में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और इतना हिस्सा आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, परिभाषा आप लोग ऑलरेडी नोट कर लिए हैं। इसके सारे गुण 1 2 3 4 5 6 गुण है, एक ये भी है 7वां, 7 गुण यहाँ लिखा गया है। फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद आप ये फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये हिस्सा और साथ में ये सारे गुण। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहीं से कहीं से आएगा, इसके बाहर से कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल नोट डाउन करने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना के ये सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं अगले पर अपने वर्ग पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है दूसरा वर्ग, सेकंड नंबर वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। यानी कि हम लोग का आयत हो गया, अब हम लोग को वर्ग देखना है। 1 मिनट, वर्ग यहाँ भी हो गया है, 2 बार हम लोग लिख चुके हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अगर इसको हटाएंगे तो अब ये बन जाएगा चौथा नंबर, ये बन जाएगा 5वां नंबर, ये हो जाएगा 6ठा, ये 7वां, ये 8वां। तो इसका मतलब हम लोग को इस लेक्चर में 6 टॉपिक डिस्कस करने हैं। चलिए, तो हम लोग वर्ग देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का डेफिनेशन, वर्ग होता क्या है, तो परिभाषा अगर आप नोट डाउन करना चाहें नोट कर लीजिए। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों। ठीक, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, उसे वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल having all the 4 sides are equal and all angles are 90 degree या all angles are right angle। फिर एक बार सुन लीजिए, a quadrilateral having all sides are equal and all angles are right angle is called square। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब फिर हम इसके फिगर से समझते हैं अपने बात को। वर्ग अगर होगा तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग कुछ ऐसा बनता है, अगर वर्ग है इसके चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। आयत में क्या होता था, सिर्फ सामने सामने का भुजा बराबर होता था, लेकिन वर्ग में चारों भुजा बराबर होगा। और वर्ग में चारों भुजा बराबर हो जाने से सिर्फ वो वर्ग नहीं होगा, उसमें हम लोग का कोण भी 90-90 होना चाहिए। ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये चारों के चारों कोण भी 90 अंश होना चाहिए। अब इसके गुण के बारे में बात करते हैं। तो गुण का मतलब सबसे पहला गुण भैया ये क्या होगा, एक
चतुर्भुज होगा। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लिखूंगा। पहली बात ये क्या है, चतुर्भुज होगा। दूसरी बात, इसके चारों भुजा बराबर होंगे, चारों भुजा बराबर होंगे। अच्छा, चारों भुजा बराबर होंगे, साथ में इसके चारों कोण 90 अंश होंगे, चारों कोण 90 अंश होंगे। अब चारों कोण 90 अंश हो गए, यानी 3 केस, एक चतुर्भुज हो गया, फिर चारों भुजा बराबर हो गए और चारों कोण 90 अंश हो गए। इसके बाद फिर विकर्ण का बात आता है। विकर्ण का मतलब कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, विकर्ण इसके आपस में बराबर होंगे। जैसे हमारा आयत में बराबर होता था, यहाँ वर्ग में भी बराबर होगा। विकर्ण बराबर होने के साथ साथ विकर्ण समद्विभाजित भी करेंगे। विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित, अच्छा समद्विभाजित करने का मतलब कि बराबर बराबर हिस्सा में बांटना। ये इसको बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ देगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? मैं 3 डंडी इसलिए कर दे रहा हूं कि 3 डंडी वाला आपस में बराबर है, 2 डंडी वाले सारे आपस में बराबर हैं और 1 डंडी वाला आपस में बराबर है। क्लियर है यहां तक? अगर इसका आप कुछ नाम लिखना चाहते नाम लिख सकते हैं, A B C D और जहां बीच में काट रहा है उसको O कर देते हैं, तो AC और BD हम लोग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इतना चीज हो गया कि ये चतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है, चारों को 90 अंश है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। साथ में एक और बात, जिस तरीके से आयत समांतर चतुर्भुज होता था, वैसे हम लोग का वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे होगा? जब हम लोग समांतर चतुर्भुज के गुण देखेंगे, वहीं हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा क्या है कि वर्ग भी समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है और आयत भी समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। तत्काल आप इतना याद रखिए कि वर्ग क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर? तो ये रहा इसका सारा गुण। इसके बाद मेरे ख्याल से और कोई विशेष गुण ऐसा है नहीं कि जो हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पे 6 गुण वहां भी था, 6 गुण यहाँ भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग को देखना है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, यानी कि जितना भुजा दिया होगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा वर्ग का परिमाप। अब आगे आएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। अच्छा, इसी को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा को हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, या इसी को शॉर्टकट में 4a लिख देते हैं, जहां a साइड बोलते हैं। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर कि क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है यहां तक? अब ये हुआ हम लोग का कि वर्ग होता क्या है। वर्ग का परिभाषा हम लोग लिखे हैं, उसके बाद ये गुण लिख लीजिए, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए। गुण और फिगर सामने सामने होगा, उसके बाद इसका फॉर्मूला। अब इस हिसाब से अगर आपको एक वर्ग दिया गया हो और उसका अगर आपसे परिमाप और क्षेत्रफल पूछे, आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। जैसे हमारे पास एक वर्ग है, ये रहा हमारे पास एक वर्ग। इस वर्ग का नाम हम लिख लेते हैं P Q R और S, और इसके चारों भुजा को मैं लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। आपके पहचान के लिए मैं यही लिख दे रहा हूं कि ये वर्ग है। क्लियर? अब ये वर्ग है तो आपको 2 चीज पता करना है। पहला कि इसका परिमाप क्या होगा और दूसरा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये दोनों आपको पता करना है। क्लियर? निकालें कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। परिमाप में हमें क्या करना है, 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजा जितना है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 4 में 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28 परिमाप आ गया। क्षेत्रफल में हमें क्या करना है कि जितना भुजा है, भुजा में भुजा से ही गुणा, यानी कि भुजा दोनों जगह भुजा लिखा है, दोनों जगह 7 लिख देंगे, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान देना है, परिमाप में केवल सेंटीमीटर लगाएंगे और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हम लोग का वर्ग के बारे में। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है त्रिभुज, वहीं पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक ही बार बोर्ड को साफ कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या समझना है। तो क्या होता है त्रिभुज? सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्या होता है त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल, डेफिनेशन से। तो भैया अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3 भुजाओं से बने समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बने समतल बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्लियर? फिर सुन लीजिए, अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अच्छा,
बनता कैसा है, अगर ये त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये हो सकता है ऐसा भी हो, बस हमारा कंडीशन ये है कि 3 भुजा होना चाहिए। 3 भुजा यहाँ भी दिख रहा है, 3 भुजा यहाँ भी दिख रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ये तो हो गया कि भैया हमारा त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग का ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, 3 भुजा होगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन त्रिभुज के गुण क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज में सबसे पहला गुण, इसमें 3 भुजा होगा। अगर 3 भुजा है, जाहिर सी बात है यहाँ 3 कोण भी होगा। क्लियर? अब एक चीज, 3 कोण हो गया, 3 भुजा हो गया, लेकिन जिस तरीके से हम वर्ग और आयत, जिस तरीके से वर्ग और आयत में हम लोग देख रहे थे कि कुछ भुजा बराबर हो रहे थे, वर्ग में हम लोग का चारों बराबर हो रहा था और आयत में सम्मुख बराबर हो रहा था, वैसे त्रिभुज में हम ये कुछ नहीं कह सकते कि कौन बराबर होगा कौन नहीं बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज का वर्गीकरण एक अलग ही टॉपिक है। अगर आपको उसके बारे में जानना है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नया लेक्चर हम लोग त्रिभुज के वर्गीकरण पे एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या गुण है, इफ यू आर इंटरेस्टेड राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर, इसके बाद ही अगर आपका कमेंट वैसा आता है, अगर आप कमेंट में अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें बताइएगा। इसके बाद हम लोग त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, एक नया उसका टॉपिक ही है। तो तत्काल इतना याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजा होंगे, 3 कोण होंगे, कौन किसके बराबर होगा उसके बारे में अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि इसका परिमाप क्या होता है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो परिमाप, पहली बात कि इसका परिमाप क्या होगा और दूसरा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा, इसके लिए परिमाप में मैं सबसे पहले शुरू में जब मैं आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बता रहा था तो क्या बताया हूं, परिमाप का मतलब इसके बॉर्डर का लंबाई, बॉर्डर का लंबाई का मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे, बस यहां यही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब बात आए परिमाप त्रिभुज का तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं का योग, बस यही याद रखना है, तीनों भुजाओं का योग। योग का मतलब जोड़, मालूम होगा सबको, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब हम लोग का है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हम लोग का आएगा किस, क्षेत्रफल में क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं यहां लिख देता हूं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन सिर्फ एक ही फॉर्मूला इसका नहीं होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं यहीं पे एक बात बता दूं कि जिस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र फिक्स है कि भुजा गुणे भुजा होगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र फिक्स है, उसका फॉर्मूला कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, उसी तरीके से त्रिभुज का कुछ फिक्स नहीं है। त्रिभुज का हम लोग का एक सॉरी एक तो हम लोग को एरिया का फॉर्मूला मिल गया 1/2 बेस इंटू हाइट, इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यही लिख देता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो हम लोग का हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। और आप ध्यान से देखिए वहां पे कंटेंट में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 6ठा नंबर या 7वां नंबर, हाँ 7वां नंबर है, सॉरी 8वां नंबर है, 8वां नंबर में मैं लिखा हुआ हीरोन का सूत्र, सबसे लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग अगली वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय और हीरोन का सूत्र। वहां पे आप लोग को समझ में आएगा कि हीरोन का सूत्र कब लगता है। तत्काल आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपको एक त्रिभुज दिया हो, जैसे ये त्रिभुज है, अगर एक ऐसा त्रिभुज आपको मालूम है जिसका आधार, आधार का मतलब नीचे वाला भुजा, यानी कि ये भुजा आपको मालूम है और साथ में इसका लंबाई मालूम, ऊंचाई मालूम है कि कितना ये ऊंचा है। अगर आपको आधार और ऊंचाई के बारे में जानकारी है तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2, जैसे मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं PQR और इसको हम ले लेते हैं कुछ भी EM ले लेते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि QR का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, और PM का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऐसा अगर केस हो, आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ हो जिसमें आधार मालूम है और उस आधार पर खड़ा हुआ एक लंब मालूम है, यानी कि ऊंचाई मालूम है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सूत्र क्या है 1/2 यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हम लोग का फॉर्मूला है। फॉर्मूला में सिंपल भर दीजिए, 1/2 गुणे आधार के जगह पे 10 गुणे ऊंचाई के जगह पर 5,
2 से 10 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 बचे 25, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा स्क्वायर चढ़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ये है तरीका कि अगर आपको एक ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसमें आपको आधार मालूम है और ऊंचाई मालूम है, उस केस में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल 1/2 आधार गुण ऊंचाई 10 मान भरिए आधार और ऊंचाई क्या, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम ये मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। और अगर आपको इसका परिमाप चाहिए तो आप सिंपल क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। अब अगर तीनों भुजा अगर आपको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, 10 और 3 13, 13 और 7 20 सेंटीमीटर उसका परिमाप। तो परिमाप में कोई टेंशन नहीं है, जो भुजा होगा तीनों को आपस में जोड़ेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। एरिया में थोड़ा सा टेंशन था, वो भी क्लियर हो गया। एक क्लियर हुआ, एक आपको अगले वीडियो में यहाँ क्लियर होगा हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला कैसे लगता है, मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ऊंचाई ना दे, ठीक, और सिंपल ये तीनों भुजाओं दे दे, तीनों भुजा दे के आपसे परिमाप भी पूछ दे और क्षेत्रफल भी पूछ दे, तो ये तो फॉर्मूला हम तब लगाएंगे ना, एक बात याद रखना है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई हम तभी लगाएंगे जब आपको आधार और ऊंचाई मालूम हो। अगर ऊंचाई मालूम ही नहीं है, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, तीनों भुजा मालूम है, ऊंचाई कहीं मालूम ही नहीं है। अगर ऊंचाई नहीं मालूम है, उसी केस में हम लगाते हैं हीरोन का सूत्र। कैसे लगाएंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर, तो इस वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट करिए। नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का क्या है, त्रिभुज में एक, अच्छा इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा के, आई थिंक ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो इतना नोट कर लीजिए, ये मैं हटाऊंगा थोड़ा सा इसमें का। और उसका एक स्पेशल केस है, हम लोग देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज का। अगर त्रिभुज समबाहु हो जाए, जैसे समबाहु होने का मतलब इसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, और अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो भैया उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये हम लोग का इसके बाद वाला सेक्शन है। तो हम लोग को क्या देखना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अरे हटो यार यहाँ से, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हो, और अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो मतलब कि त्रिभुज कुछ वैसा ही बनेगा। देखने से लग रहा है यार, देख लो क्या दिक्कत है, नहीं भी लग रहा है तो मान लो, मानने में क्या जाता है, मैथ का क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, माना कि ये माना कि वो। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज होने का गुण क्या होता है कि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तो अगर हमें परिभाषा बताना हो तो हम क्या बताएंगे, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। If in a triangle all the three sides are equal, then we will say that this triangle is equilateral triangle। या फिर डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, a triangle in which all the three sides are equal is called equilateral triangle। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग equilateral triangle। मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश वाला, equilateral triangle, ठीक। ये रहा इसका इंग्लिश नेम। अब हमें यहाँ पे टेंशन क्या है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके एरिया का फॉर्मूला यानी कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे साइड का स्क्वायर। आई थिंक चलिए ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में क्या लिख सकते हैं, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास आंसर, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन में हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हो और उस समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हो, जैसे मान लीजिए ये भुजा हम लोग का 2 है, ये 2 है, ये 2, अगर समबाहु है तो सब 2 होगा, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। और अगर इसका हमें एरिया निकालना हो तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है 2 है, और अगर भुजा ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से 4 खत्म, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें जो भी वैल्यू दिया हो उस वैल्यू के हिसाब से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक रेक्टेंगल यानी कि आयत, वर्ग, त्रिभुज और त्रिभुज का एक स्पेशल केस जो कि हम लोग समबाहु त्रिभुज देख रहे थे, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको वीडियो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का केस। क्लियर, चलिए अगला जो हम लोग का केस है वो है समांतर चतुर्भुज का। तो ये कौन सा नंबर है, चौथा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज
क्या होता है समांतर चतुर्भुज? तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, जिस तरीके से आयत में विपरीत भुजा बराबर हो रहे थे वैसे यहाँ भी विपरीत भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग का आयत है, क्या करिए इसको फिक्स रखिए, इसको थोड़ा ठेल लीजिए, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसा है, इधर जाके ऐसे लटक जाएगा। तो ये आकृति कुछ इस तरीके से है। अगर हम ऊपर का सिर पकड़ के अगर इसको ठेल दें तो ये आकृति कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। तो ये हो गया हम लोग का समांतर चतुर्भुज। अगर हम लोग को परिभाषा बनाना तो हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज। अच्छा, उसके पहले मैं थोड़ा सा पहले इसका गुण बताता हूँ, फिर इसका परिभाषा बनाएंगे ताकि याद करने में आसानी होगा। तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो समांतर चतुर्भुज बनता कुछ इस तरीके से है, नाम इसका P, Q, R और S, ये हो गया इसका नाम। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहला गुण कि एक चतुर्भुज है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है एकदम स्पष्ट। दूसरे गुण पे हम लोग आते हैं, इसके विपरीत भुजा, विपरीत नहीं सम्मुख लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है, लिख सकते हैं वैसे विपरीत भी लिख सकते हैं लेकिन सम्मुख लिखना थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही कोचिंग में एक बार मैं बता रहा था तो सामने से एक लड़का खड़ा हुआ, सर इसको सम्मुख तो नहीं बोलते हैं विपरीत बोलते हैं, तो बोला भैया जो तुमको मन करे ले लो, वैसे विपरीत बोलने में भी कोई खास टेंशन है नहीं, विपरीत का मतलब इसके विपरीत है इसके विपरीत है तो बोल सकते हैं, लेकिन सम्मुख बोलना, जब मैं सम्मुख बोल दिया तो सबके सब खुश, तो खुश आप भी खुश हम भी खुश, तो तब से मैं भी खुश रहता हूँ, सम्मुख बोलने मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब सम्मुख भुजा बराबर होगा, पहली बात, यानी कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, पहला गुण मिल गया। दूसरा गुण, इसके सम्मुख भुजा में एक और गुण होता है, वो क्या होता है, सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, समांतर, ये भी गुण है इसका। यानी कि समांतर का मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। समांतर होने का मतलब जैसे ट्रेन का पटरी एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है। ऐसा कभी होता है क्या कि दोनों पटरी जाके ऐसे मिल जाए, क्या ऐसा कभी होता है कि दो पटरी ऐसे जा रहा है और दोनों जाकर कहीं ऐसा मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसका मतलब हाँ ये होता है क्रॉस करेगा, हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पटरी आ रहा है, यहाँ से आया और इसको क्रॉस कर लिया, ये हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि ये पटरी जाके इसमें मिल जाए, फिर पहिया कहाँ जाएगा, ये भी तो सोचिए। जैसे मान लीजिए ये है, ये जाके आपस में चिपक गया, अब यहाँ से ट्रेन है जाकर लटक गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतर भुजा का मतलब दो ऐसा भुजा जो आपस में कभी मिलता नहीं है, और अगर आपस में मिलता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजा। यही केस यहाँ है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों भुजा सम्मुख वाले, ये इसके समांतर होता है और ये इसके समांतर होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद का गुण हम देखते हैं। जैसे विपरीत भुजा बराबर है वैसे इसके सम्मुख कोण भी बराबर ही होंगे, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। और सम्मुख कोण बराबर कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। आई बात समझ में, ये हो गया इसका जो गुण है। और अगर आगे और हम गुण बढ़ाएं तो अगला गुण क्या हो सकता है, विकर्ण को ले लेते हैं। दोनों विकर्ण यहां बराबर नहीं होंगे, ध्यान से देखना है, समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। एक ये गुण हो गया, तो आई थिंक इतने गुण से काम चल जाएगा। ठीक, तो क्या क्या देखें हम लोग कि इसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे, सम्मुख भुजा समांतर भी होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे और दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को वर्ग और आयत जब बता रहा था तो मैं आप लोग से बोला हूं कि जब हम लोग समांतर चतुर्भुज जब पर आएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कोई एक वर्ग या कैसे कोई एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि एक आयत समांतर चतुर्भुज भी होगा। जैसे क्या क्या केस हम लोग देखे थे, ये समांतर चतुर्भुज सॉरी ये एक आयत हम लोग का है और ये एक वर्ग है। हम लोग आयत में क्या क्या देखे थे, सम्मुख भुजा बराबर दिख रहा है, यानी कि एक वर्ग, ये एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब इसके सारे गुण इसके गुण से मिल जाए, यही तो होगा। अगर एक आयत को अगर हमें बोलना हो कि ये समांतर चतुर्भुज भी है, इसका मतलब तो हम यही कह रहे हैं ना कि इसके सारे गुण इसमें भी हैं। अगर इसके सारे गुण इसमें भी है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। मिला लेते हैं। इसमें सबसे पहला गुण हम लोग क्या देखे थे, चतुर्भुज,
ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, पहला गुण मिल गया। दूसरा गुण हम लोग देखे थे सम्मुख भुजा आपस में बराबर, ध्यान से देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भी हम लोग देखे थे। साथ में ये भी देखे थे कि इसके विकर्ण आपस में संबंध विभाजित करते हैं, विकर्ण इसके संबंध विभाजित कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये देखे थे कि इसके चारों कोण 90-90 होते हैं, चारों कोण 90-90, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि चारों कोण 90 अंश है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि ये कोण इसके बराबर है, ध्यान से देख लीजिए, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ध्यान से देखिए ये कोण इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं चारों बराबर है, यहाँ देख रहे हैं सम्मुख बराबर है। अगर चारों बराबर है तो जाहिर सी बात है सम्मुख तो बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब कि सेम वैसे ही आयत और वर्ग के जितने भी गुण हैं जो इनको आयत और वर्ग बनाते हैं वो सारे गुण यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है या एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमाप में तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वही वाला जो हम लोग का आयत का था यही आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यही केस लग जाएगा। और दो गुणे सम्मुख भुजाओं का या फिर एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सम ऑफ एडजेसेंट साइड का मतलब इंग्लिश में लिखता हूं सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स का मतलब, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, यानी ये और ये। जैसे कोई पड़ोसी को ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, या इसको ले लीजिए, या इसको या इसको, किन्हीं दो पड़ोसी को ले लीजिए और इसको आपस में जोड़ दीजिए दोनों पड़ोसी को, और दोनों पड़ोसी को जोड़ के उसका गुना कर दीजिए, हम लोग को परिमाप मिल जाएगा। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, परिमाप लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को इन सब में खास कर देखना है क्षेत्रफल के बारे में। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर पीछे क्लास का अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई किए हो, मैं क्लास 8 वालों को बोल रहा हूं, तो भैया आप लोग को मालूम होगा कि क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आधार और ऊंचाई कहने का मतलब, आधार किसको बोलेंगे? नीचे वाले को, और ऊंचाई किसको बोलेंगे? इसका खड़ा ऊंचाई, तिरछा वाला नहीं, ऊंचाई तिरछा। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बोला जाए कि अपना ऊंचाई नापिए, तो अपना ऊंचाई सीधा पैर से नापेंगे या तिरछा ऐसे नापेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऊंचाई तो सीधा नापा जाता है। तो इसका ऊंचाई सीधा, यानी कि अगर आपको ये दिया हो 10 और ये दिया हो 5, इस केस में क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आधार गुणे ऊंचाई, 10 गुणे 5, 10 × 5 = 50 आंसर। इस तरीके से अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, निपटा लेंगे बिना किसी टेंशन का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज के बारे में, यहीं पे समझ लेते हैं। अब ये ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। समचतुर्भुज में पहली बात कि एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। इतना बात आई समझ में? यानी कि समचतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा, अगर एक समांतर चतुर्भुज है, इसी में ये बात छुपा हुआ है कि ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज तब तक नहीं होगा जब तक इसमें 4 भुजा ना हो, और अगर 4 भुजा है इसका मतलब कि ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक। दूसरी बात, अब इसमें जितने भी गुण हैं, ये चारों के चारों गुण, ये चारों गुण इसमें आएंगे, यानी कि ये चारों गुण उठा के यहाँ सामने स्पष्ट छाप दो बिना किसी टेंशन का, तो ये चारों गुण हो गए। साथ में और एक गुण आता है, अगर ये समांतर चतुर्भुज सेम टू सेम हो जाए तो फिर नाम अलग से देने का कोई फायदा नहीं। तो फिर हम यही बोल सकते हैं ना कि समांतर, फिर ये नाम देने से फायदा क्या है? कुछ तो अलग होना चाहिए। वो अलग ये है कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो वर्ग में भी होता है, तो फिर वर्ग और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसका फिगर मैं पहले बना रहा हूं, फिगर से आपको अंदाजा लग जाएगा। ये रहा इसका फिगर, अगर आप ध्यान से देखें तो चारों भुजा आपको बराबर दिख रहा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। सॉरी, अब यहाँ भी चारों भुजा बराबर है, और यहाँ मैं एक वर्ग बनाता हूँ, यहाँ भी आपको चारों भुजा बराबर दिख रहा होगा। ठीक, लेकिन अंतर, आई थिंक अंतर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चारों कोण 90-90 अंश है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। लेकिन क्या हो अगर ये थोड़ा सा चिपटा हो जाए? चिपटा होने का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। भुजा तो बराबर है, भुजा तो हम लोग छोटा बड़ा कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसा चतुर्भुज चारों बराबर है लेकिन चारों को 90-90 नहीं है, उसी को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो अंतर समझ में आ गया? वर्ग में चारों 90 अंश होता है, लेकिन समचतुर्भुज में चारों 90 अंश नहीं होता है। यहाँ सम्मुख बराबर होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज में होता था। क्लियर है यहाँ तक? इसका
क्षेत्रफल भी वही होगा जो समांतर चतुर्भुज का होगा, इसका परिमाप भी वही होगा जो वर्ग का होता था, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा जो हम लोग इसमें लिखे हैं समांतर चतुर्भुज में, क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, क्लियर। ये रहा हम लोग का समचतुर्भुज। तो समझ में आ गया होगा समचतुर्भुज होता क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो, सम्मुख भुजा समांतर हो, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, उसके बाद से इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ लिखा गया है दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो गुण वही होंगे जो समांतर चतुर्भुज है। बस एक अंतर होगा कि यहाँ पे चारों भुजा बराबर नहीं था, सम्मुख बराबर था, यहाँ पे चारों बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम लोग का, मेरे ख्याल से लास्ट कॉन्सेप्ट बता हुआ है समलंब, इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम लोग का है टॉपिक नंबर 6, ये है समलंब। ठीक, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये हो गया हम लोग का इंग्लिश नेम इसका समलंब। अब देखिए समलंब होता कैसा है, तो सबसे पहले वहीं से देखते हैं। जैसे एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा सम्मुख भुजा समांतर हो और एक जोड़ा सम्मुख भुजा समांतर ना हो। ठीक, जैसे नाम A B C और अगर ऐसा आपको कहीं आकृति दिखे जिसमें अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों आपस में समांतर है, ऐसा लग रहा है कि ये अगर आगे बढ़ाए जाए कहीं मिलेंगे नहीं समांतर, लेकिन इनको अगर देखिए, अगर इसको ऊपर ले जाइए और इसको ऊपर ले जाके कहीं ना कहीं काट जाएगा, और जैसे कहीं काट गया ये समांतर चतुर्भुज नहीं, समांतर भुजा नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कि इसमें एक जोड़ा तो समांतर है लेकिन एक जोड़ा समांतर नहीं है। सॉरी। अब हमें देखना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यही एक है, इसमें कोई खास ज़्यादा चीज़ है नहीं, हम लोग को गुण वगैरह देखना नहीं है। इसका परिमाप भी, परिमाप का मतलब चारों भुजा को जोड़ देंगे, सिंपल हम लोग का आ जाएगा। तो एक ही चीज़ गुण में देखना है कि इसका एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, समांतर भुजा का मतलब ये और ये, जैसे मान लीजिए इसका भुजा 10 है और ये 5 है, साथ में इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर का, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इस केस में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सूत्र में सिंपल 1/2 सॉरी 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 10 + 5 कर लीजिए, 10 + 5 गुणे ऊंचाई का मतलब 5, तो 1/2 गुणे 10 + 5 15 गुणे 5। इतना तो ठीक है, कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो 15 × 5 = 75/2, आधा कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 1 15 2 × 7 = 14.5 37.5 सेंटीमीटर में आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का समलंब के बारे में, ये रहा समलंब का कंडीशन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।